हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट के बारे में जिन्हें हर किसी को पता होना चाहिए। यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हुए हैं इनके बारे में वन बाय वन करके डिटेल में डिस्क्राइब करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लड के बारे में। तो हमारे बॉडी के अंदर, एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के बॉडी के अंदर कितना ब्लड होना चाहिए। ये जो ब्लड की क्वांटिटी है ये मेल टू फीमेल वेरी करती है। मेल्स के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ब्लड होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। मेल की बात करें तो इनके अंदर नॉर्मल जो ब्लड की रेंज होती है वो 5 से 6 लीटर होती है, ये नॉर्मल रेंज होती है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर 4.5 से लेकर 5.5 लीटर तक होती है, ये नॉर्मल रेंज होती है। देखिए दोस्तों, हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। पहली जो सेल्स होती है वो होती है आरबीसी, और दूसरी जो सेल होती है वो होती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी जो सेल होती है वो होती है प्लेटलेट। तो दोस्तों, यह 3 तरह के सेल्स होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल, और तीसरी तरह की जो सेल है वो है प्लेटलेट। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि आरबीसी की कितनी संख्या है, डब्ल्यूबीसी की कितनी संख्या है, और प्लेटलेट की कितनी संख्या है। तो दोस्तों, इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी के बारे में। देखिए, जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होनी चाहिए, आरबीसी की कितनी संख्या एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के बॉडी के अंदर होना चाहिए। अगर दोस्तों मेल की बात करें तो 5.5 मिलियन आरबीसी, इतना आरबीसी एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के बॉडी के अंदर होना चाहिए। फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर 4.5 से लेकर 5 मिलियन, इतना आरबीसी फीमेल के अंदर होता है, ये नॉर्मल रेंज है फीमेल के अंदर। डब्ल्यूबीसी की कितनी संख्या होनी चाहिए, डब्ल्यूबीसी की संख्या 6000 से 8000 होनी चाहिए। नॉर्मल जो रेंज होती है डब्ल्यूबीसी की वो होती है 6000 से 8000। और प्लेटलेट 1.5 लाख से 4 लाख, ये नॉर्मल रेंज होती है। हमारे ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट होती है उसमें 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में पाई जाती है। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा भी बात कर लेते हैं कि जो आरबीसी होती है उसकी संख्या कब घटती है, यानी कि ऐसी कौन सी बीमारी होती है जब आरबीसी की संख्या घटती है, और प्लेटलेट की कब घटती है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं प्लेटलेट की। प्लेटलेट डेंगू के अंदर घटती है। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है तो वहाँ पे उसके अंदर जो प्लेटलेट की संख्या है वो घट जाएगी। ठीक है, ये जो बात है दोस्तों, ये ऑलमोस्ट आप सभी को पता होगी। और जो नॉर्मल रेंज है वो 1.5 लाख से 4 लाख है। जैसे ही दोस्तों किसी को डेंगू हो जाता है तो उसकी जो प्लेटलेट की संख्या होती है वो 1.5 लाख से नीचे हो जाती है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो दोस्तों, डब्ल्यूबीसी की संख्या कब घटती है, अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो गया हो तो वहाँ पे दोस्तों डब्ल्यूबीसी की संख्या घट जाती है। आरबीसी की बात करें तो दोस्तों, आरबीसी की संख्या कब घटती है, जब किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है तब आरबीसी की जो संख्या होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों, हमने इन तीनों सिचुएशन के बारे में जान लिया है कि कब आरबीसी की संख्या घटती है, कब डब्ल्यूबीसी की संख्या घटती है, और कब प्लेटलेट की संख्या घटती है। तो दोस्तों, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए इसके नॉर्मल रेंज के साथ। रेंज तो आपको पता होना ही चाहिए, और कितनी कितनी संख्या सेल की होती है यह भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों, ये भी पता होना चाहिए कि किस बीमारी में कौन सी घटती है। आगे बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये मेल टू फीमेल वेरी करती है। दोस्तों, मेल के अंदर 13.5 से लेकर 17.5 ग्राम तक होना चाहिए, और दोस्तों फीमेल के अंदर 12.5 से लेकर 15.5 ग्राम होना चाहिए। ये नॉर्मल रेंज होती है हमारे हीमोग्लोबिन की। हमारे बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, यानी जो ब्लड होता है, उसी की वजह से हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो लाल दिखाई देता है। अगर मैं दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में बताऊं तो देखिए, चलिए आपको मैं बता ही देता हूं। हमारे बॉडी के अंदर 3 तरह की सेल थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लेटलेट का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, जैसे कि दोस्तों आपने क्या किया, सुई के साथ अपनी उंगली को प्रिक किया, तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्लड आएगा दोस्तों, लेकिन कुछ सेकंड के बाद वो ब्लड बंद हो जाता है। देखिएगा दोस्तों, वहाँ पे ब्लड का थक्का बन जाता है। तो दोस्तों, ये बॉडी का मैकेनिज्म होता है। जहाँ से भी खून निकलता है वहाँ पे ऑटोमेटिक क्लॉटिंग हो जाती है, यानी कि ब्लड थक्का बना देता है, वो प्लेटलेट बनाता है वो।
हमारे बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट होती है वो ब्लड को क्लॉटिंग करने का काम करती है। और दोस्तों डब्ल्यूबीसी का काम होता है हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है उनको एनर्जी प्रोवाइड करना। अब बच गया है दोस्तों आरबीसी। तो दोस्तों आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, यानी कि दोस्तों ये ऑक्सीजन को लेके जाएगी और जहाँ भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है बॉडी के अंदर वहाँ पे सेल्स तक पहुँचा देगी। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या बता रहा था कि हीमोग्लोबिन और आरबीसी के बारे में बता रहा था। एक्चुअल जो हीमोग्लोबिन होती है वो कहाँ प्रेजेंट होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये एक आरबीसी होती है, जैसा कि आप देख सकते हो बहुत सारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल भरे होते हैं। अगर मैं इसके स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की बात करूँ तो इसमें कितने स्पेसिफिक मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, तो दोस्तों एक आरबीसी में 280 मिलियन, समझ रहे हो मैंने मिलियन कहा, 280 मिलियन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। इतने मॉलिक्यूल दोस्तों इस आरबीसी के अंदर भरे हुए होते हैं। तो जो ये दोस्तों जो आरबीसी है इसका काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना। और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है ना उनकी वजह से दोस्तों हमारी ब्लड का जो कलर होता है वो लाल दिखाई देता है। आपको पता चल गया होगा क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि 280 मिलियन एक आरबीसी के अंदर भरे हुए होते हैं। सोच सकते हो आप, जस्ट इमेजिन करो आप, केवल एक आरबीसी बोला है मैंने दोस्तों, एक आरबीसी। इतने मॉलिक्यूल दोस्तों हीमोग्लोबिन के एक आरबीसी में होते हैं। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, देखिए आरबीसी का जो काम है वही हीमोग्लोबिन का काम है। एक्चुअल में आरबीसी है ये का, आरबीसी एक हीमोग्लोबिन का थैला है। ठीक है, जो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। यानी कि एक आरबीसी के अंदर 280 जो मॉलिक्यूल है उनमें से जो मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का, हर एक मॉलिक्यूल को अपने साथ बैठा के यानी सबको एक साथ कैरी कर सकता है। तो दोस्तों ये ऑक्सीजन कैरियर का काम करती है, जहाँ भी जरूरत होगी ये वहाँ पे ले जाएगा। ठीक है, सोचो, जस्ट इमेजिन करो एक आरबीसी के अंदर 280 मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन के, और दोस्तों एक हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है। तो 280 मिलियन जो मॉलिक्यूल है वो कितने कैरी कर सकता है, ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट मैंने आपको बताया दोस्तों। तो आगे बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए। तो दोस्तों नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg। mmHg का मतलब होता है मरकरी। अगर मैं दोस्तों एडल्ट की बात करूँ तो दोस्तों 120/80 mmHg ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अगर दोस्तों न्यूली बॉर्न बेबी की बात करें तो दोस्तों उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर पाया जाता है उसमें 90/55 mmHg होता है। अगर मैं दोस्तों ओल्ड एज की बात करूं, जैसे कि किसी की उम्र 55-60 साल से ऊपर हो गई है, उसमें दोस्तों उसकी जो ब्लड प्रेशर होती है उसमें 150/90 mmHg होती है। 150 से 90 के बीच में होती है। तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर मेजर कर लिया जाता है। पता क्या है दोस्तों, जैसे जैसे ओल्ड एज होती है वैसे वैसे दोस्तों हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो सख्त होने लगती है, जिससे कि दोस्तों ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ओल्ड एज होने के साथ साथ हमारी जो ब्लड प्रेशर होती है वो भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है दोस्तों उस कंडीशन में दोस्तों हमारी जो ब्लड प्रेशर होती है वो 150 से 90 के बीच में पहुंच जाती है। उस कंडीशन में दोस्तों ये जो रेंज होती है वो नॉर्मल माना जाता है। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर एज पे भी मैटर करता है। तो दोस्तों अगर यही रेंज किसी एडल्ट के अंदर आती है, वहाँ पे उसको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, उसको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल, तो मैंने आपको बताया ये तीनों ही कंडीशन होते हैं नॉर्मल वाली, तो तीनों ही कंडीशन में अलग अलग लिखा है। अगर न्यूली बॉर्न बेबी है तो ये नॉर्मल होगा, और अगर एडल्ट है तो ये नॉर्मल होगा, और अगर ओल्ड एज है तो ये नॉर्मल होगा। तो दोस्तों हम कंसीडर करते हैं एडल्ट एज का। तो सारी जो नीचे 2 एडल्ट वैल्यू है वो दोनों वैल्यू एडल्ट एज की है। तो दोस्तों अगर एडल्ट के अंदर 120/80 से कम है तो ये नॉर्मल होगा, और अगर 120/80 से ज़्यादा है तो वो होगा हाइपरटेंशन। ठीक है, जैसे कि 140/90 है वो हाई माना जाएगा, यानी कि उसको हाइपरटेंशन है, उसको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, उसको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, तभी जो उसकी बीपी है वो कंट्रोल में आएगा। और अगर दोस्तों 150/90
95 mmHg मेजर हो रहा है तो इसका मतलब है दोस्तों आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, वहाँ पे मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये वेरी हाई ब्लड प्रेशर के अंदर इंक्लूड होता है। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पे एक दो पॉइंट और बताना चाहूँगा जिसे आपको जानना ज़रूरी है। पहली तो ये है 120/80 mmHg ऐसे ब्लड प्रेशर लिखा जाता है। अब ये 120 क्या है और 80 क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों 120 जो ऊपर वाला होता है वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 80 जो होता है वो नीचे वाला होता है, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों 120 इज़ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 80 इज़ द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब बात कर लेते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होती है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होती है, इसको क्यों अलग अलग बोला गया है। देखिए, जब हमारा जो हार्ट है कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन कितना ब्लड प्रेशर है, तो दोस्तों वो होता है सिस्टोलिक। और ड्यूरिंग रिलैक्सेशन जब हमारा ब्लड रिलैक्स कर रहा होता है उस दौरान कितना ब्लड प्रेशर होता है, वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आई होप आपको जो कन्फ्यूज़न होता होगा आज शायद आपको क्लियर हो गया होगा। 120 इज़ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक मतलब ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ब्लड प्रेशर कितना है, और 80 इज़ द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि ड्यूरिंग रिलैक्सेसिंग ब्लड प्रेशर कितना है वो होता है। ठीक है, और ये मेजरमेंट किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये आपको पता होगा, इसके द्वारा ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। दोस्तों अब तो डिजिटल भी आने लगे हैं, ये मरकरी वाला है। तो दोस्तों जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट का नाम है इसका भी नाम आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ये तो था ब्लड प्रेशर के बारे में जो बढ़ा हुआ है। हाई ब्लड प्रेशर और नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लो बीपी के बारे में बता देता हूँ कि लो बीपी कितना होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैंने कहीं लिखा नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर 90/60 सिस्टोलिक तो 90 से कम है, मतलब कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 90/60 से कम आ रही है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो लो है। तो इसका मतलब उस व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो चुकी है, वो लो बीपी कंडीशन में है। तो दोस्तों हाई बता दी, नॉर्मल बता दी और लो बता दी, तो ये सारी सिचुएशन क्लियर हो गई है दोस्तों। ठीक है, आपको पता चल गया होगा इसके बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं हार्ट रेट की। हार्ट रेट क्या होता है? देखिए, हार्ट रेट यानी कि दिल की धड़कन। हमारा जो दिल है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, कितनी बार बीट करता है, वो होता है हार्ट रेट। पल्स रेट क्या है? हार्ट रेट और पल्स रेट एक ही बात है। जब हमारा दिल एक बार धड़कता है तो एक पल्स जनरेट होती है। इसका मतलब जितना बार धड़केगा उतनी ही पल्स जनरेट होगी, यानी कि जितनी हार्ट बीट उतनी ही पल्स रेट। तो दोस्तों इसलिए हार्ट रेट और पल्स रेट इक्वल होती है, यानी समान होती है। तो कितनी हार्ट रेट होती है? अगर मैं नॉर्मल हार्ट रेट की बात करूँ, नॉर्मल इंसान का जो हार्ट रेट होता है तो वो होती है 72 पर मिनट, यानी कि दोस्तों 1 मिनट में हमारा जो दिल है वो 72 बार धड़कता है। ये नॉर्मल हार्ट रेट होती है। अगर 90 से 120 पर मिनट है, इसका मतलब हाई हार्ट रेट है। तो दोस्तों ये जो हार्ट रेट होती है ये डिपेंड करता है आप कब मेज़र कर रहे हो। आप एक्सरसाइज करने के बाद मेज़र कर रहे हो या सीढ़ी से चढ़ने या उतरने के बाद आप मेज़र कर रहे हो, उस कंडीशन में दोस्तों हार्ट की जो रेट होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि जब हार्ट रेट मेज़र करोगे तो उस कंडीशन में हार्ट रेट बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एक्चुअल में आपको बताता हूँ दोस्तों, 60 से 100 अगर इतनी हार्ट रेट आती है पर मिनट तो आपका हार्ट रेट नॉर्मल है। अगर 60 से 70 हार्ट रेट आती है तो इसका मतलब है हेल्दी हार्ट रेट। इसका मतलब आपका जो हार्ट रेट है वो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छे कंडीशन में आपका हार्ट रेट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 60 से 100 तक भी आती है तो भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों अगर 100 से भी ज़्यादा हो जाती है तो भी नॉर्मल है। एथलीट के अंदर दोस्तों ये तो 120 के अंदर भी चले जाते हैं, तो ये भी कोई बात नहीं है।
तो दोस्तों ये डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन के अंदर। लेकिन दोस्तों जो एवरेज मानी जाती है यानी नॉर्मल मानी जाती है वो 72 पर मिनट मानी जाती है और 60 से 100 तक नॉर्मल मानी जाती है। तो ठीक है, ये हमारी हार्ट रेट की कंडीशन हो गई। तो दोस्तों अब हम ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है मतलब न्यूली बॉर्न बेबी पैदा होता है उसकी जो हार्ट रेट होती है वो ज़्यादा होती है 140 पर मिनट। सोच सकते हो दोस्तों, जो एडल्ट है हमारी जो एडल्ट हार्ट रेट होती है 72 पर मिनट, लेकिन दोस्तों जो न्यूली बॉर्न बेबी होती है उसकी ज़्यादा होती है, उसकी होती है 140 पर मिनट। इसलिए दोस्तों जो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट है ये दोनों एज पे भी डिपेंड करती है। इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो डिपेंड करती है, ठीक है। तो न्यूली बॉर्न बेबी में 140 पर मिनट होती है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है मतलब ड्यूरिंग 1 ईयर, 1 साल के बाद दोस्तों उसकी जो हार्ट रेट होती है वो नॉर्मल हो जाती है यानी 120 के अंदर आ जाती है, ठीक है। जब वो न्यूली बॉर्न हुआ होता है मतलब पैदा हुआ होता है तब तो उसकी 140 ही होती है। तो टाइम के साथ साथ 1-2 महीने के बाद 120 हो जाती है। तो ये जो 120 है ये 1 साल तक रहती है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ स्पेशल पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स की, शॉर्ट फॉर्म में इसको BMI बोलते हैं। BMI क्या होती है? BMI बहुत ही इम्पोर्टेंट है, BMI के बारे में आपको पता होना चाहिए। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। दोस्तों BMI कैलकुलेट करने के बाद पता लगाया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति कितना हेल्दी है या कितना फिट है या कितना अनफिट है, ठीक है। अब ये BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए BMI को कैलकुलेट करने के लिए आपकी कितनी हाइट है ये पता होना चाहिए, आपका कितना वेट है ये पता होना चाहिए। एक फार्मूला होता है उसकी वजह से BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगर BMI की वैल्यू जितना डाटा यहाँ पे दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यानी कि WHO ने दिया हुआ है, ये डाटा BMI का है। अगर आपका BMI कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो BMI की वैल्यू है वो 18 पॉइंट से कम आती है, इसका मतलब आप अंडर वेट हो, आप में जो वेट है वो कम है यानी कि आपको प्रॉपर डाइट लेने की ज़रूरत है। अगर आपका वेट 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में आती है तो दोस्तों आपका जो वेट की कैटेगरी होती है वो नॉर्मल कैटेगरी में आ जाती है, मतलब आपका जो वेट है वो नॉर्मल वेट है। और अगर वही वैल्यू 25 से लेकर 29.9 के बीच में आती है तो इसका मतलब है कि आप ओवर वेट हो। और अगर 30 से ज़्यादा आता है तो आप ओबेस हो, मतलब आपको मोटापा हो गया है, आप मोटा हो चुके हो। तो हाइट और वेट ही चाहिए होगा आपको कैलकुलेट करने के लिए। और जैसे ही आपकी BMI की वैल्यू आ जाएगी तो इन वैल्यूज़ के अंदर देख लो कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आपका वैल्यू इसके बीच में है तो आपका नॉर्मल रेंज है, और अगर इससे कम है तो अंडर वेट है, और इससे ज़्यादा है तो ओवर वेट है, और अगर 30 से ज़्यादा है तो ओबेस है यानी आपको मोटापा है। यानी कि आपको अपनी डाइट चेंज करने की ज़रूरत है, आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, ओके। आगे बात करते हैं दोस्तों रेस्पिरेशन रेट की। रेस्पिरेशन रेट कितना होना चाहिए यानी कि 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं। नॉर्मल जो रेस्पिरेशन रेट है बात करें किसी एडल्ट का तो होता है 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट। 1 मिनट में हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं तो ये नॉर्मल है, जो नॉर्मल हम सांस लेते हैं। एक हेल्दी पर्सन का रेस्पिरेशन रेट होता है 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट। अगर दोस्तों छोटे बच्चों की बात करें तो जो 1 से 3 महीने के हैं उनका जो इन्फेंट के अंदर रेस्पिरेशन रेट होता है वो ज़्यादा होता है, वो होता है दोस्तों 40 पर मिनट। वो 1 मिनट में 44 बार सांस लेता है, जो 1 मंथ से लेकर 3 मंथ के बच्चे होते हैं। इन्फेंट के अंदर दोस्तों ये वेरी करती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। तो जो ऊपर वाला है ये एडल्ट का है, मैंने आपको बता दिया, और नीचे वाला जो आता है बच्चों का आता है वो इन्फेंट में होता है। और अगर ऑक्सीजन लेवल की बात करें तो ऑक्सीजन लेवल कितना होता है, देखिए दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये ऑक्सीजन की कुछ वैल्यू है। देखिए अगर आपका ऑक्सीजन का वैल्यू 94% आता है तो जो आपका ऑक्सीजन लेवल है वो नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब अच्छा भी नहीं है बेस्ट भी नहीं है, मतलब मीडियम है, ठीक है।
अगर 95 और 100 के बीच में है तो बेस्ट है। ये बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन लेवल आपका ठीक है, बहुत अच्छा ऑक्सीजन लेवल आपका है, आप बिल्कुल हेल्दी हो। ठीक है, अगर 90 या 93 के बीच में आती है तो यानी कि लो है, थोड़ा सा आपको घर में रेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा घर में बेड रेस्ट कर लेना चाहिए। और अगर 80 या 89 या इससे भी कम है तो आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा लो है, तो उस समय आपको तुरंत ही आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये इमरजेंसी कंडीशन होती है। ऑक्सीजन लेवल के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं ब्लड शुगर, इसकी कितना नॉर्मल रेंज होनी चाहिए। नॉर्मल जो रेंज होती है वो डिपेंड करती है खाना खाने से पहले अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराया है या फिर खाना खाने के बाद, वो डिपेंड करता है। अगर खाना खाने से पहले कराया है, इस रेंज के अंदर आपको शुगर लेवल दिख रही है तो आपका शुगर लेवल नॉर्मल है। खाना खाने बाद करवाया है 2 घंटे बाद, अगर इस रेंज में दिख रही है तो दोस्तों तब भी आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है। ये होता है पोस्ट पेरेंट यानी खाना खाने के बाद। और फास्टिंग मतलब खाना खाने से पहले। अगर आपकी जो रेंज है वो खाना खाने से पहले 100 से 125 है, खाना खाने से पहले आपकी ये सिचुएशन है तो आप प्री डायबिटिक है। और अगर 125 से ज़्यादा आ रही है तो आपको डायबिटिक है, यानी कि आपको शुगर है, यानी कि आपको शुगर की प्रॉब्लम है। आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये हो गया ब्लड शुगर। अब बात कर लेते हैं बॉडी टेम्परेचर के बारे में। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए। आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस की बात करो तो 37 होना चाहिए, लेकिन हम मापते हैं थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट के अंदर। तो दोस्तों इसलिए आपको फ़ारेनहाइट में पता होना ज़रूरी है। अगर आपने आपकी टेम्परेचर थर्मामीटर से चेक किया है और अगर आपका टेम्परेचर 97.5 से लेकर 98.6 फ़ारेनहाइट के बीच में होती है तो आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। आपका टेम्परेचर नॉर्मल है, आपको फीवर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर 99 फ़ारेनहाइट है तो लो फीवर है, ज़्यादा फीवर नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा फीवर है, ठीक है। अगर 102 फ़ारेनहाइट है तो आपको हाई फीवर है, आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। आई होप दोस्तों आज के वीडियो में जितने भी पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस किया है उन सभी पॉइंट्स के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर ये जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी किसी और के काम भी आ सके। धन्यवाद।